नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं कि प्रजा में राजा से ज्यादा राजा के दंड का भय होना चाहिए। यूपी में भी योगी से ज्यादा अपराधी उनके बुलडोजर से खौफ खाते हैं। योगी का बुलडोजर ना जात देखता है और ना ही धर्म। अपराध किया है तो कानून के दायरे में ठोके जाओ। और जिस उत्तर प्रदेश में सोचे कभी गुंडा राज हुआ करता था, अपराध चरम सीमा पर था, आज वहां कदम रखने भर से माफिया डॉन खौफ खाते हैं। आजम खान हो या फिर मुख्तार अंसारी, प्रदेश के ज्यादातर माफियाओं की गैर कानूनी सरकारी संपत्ति योगी सरकार में कुर्क हो चुकी है। योगी की सत्ता में विकास की पटरी पर दौड़ रहा यूपी दिनों दिन अध्यात्म का केंद्र भी बन रहा है। प्रदेश में तीर्थों की बदलती तस्वीर विदेशी पर्यटकों को सबसे ज्यादा भा रही है और जिसका ताजा उदाहरण प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का विराट आयोजन। 45 दिनों तक सोचे चले इस महाकुंभ में योगी सरकार की प्लानिंग A1 रही, जिस कारण 67 करोड़ से ज्यादा सनातनी यहाँ आकर त्रिवेणी संगम पर स्नान कर सके। दरअसल देखिए, बाबा के काम करने का जो तरीका है ना, ऐसा है कि जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया उसे पूरा करके छोड़ा। फिर चाहे बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर। योगी की सत्ता में जितनी रफ्तार से हिंदू तीर्थों का उत्थान हुआ है, उसी रफ्तार से मुगलों के नाम पर रखे गए गांव, शहर, सड़क और यहाँ तक कि इलाकों के नाम भी बदले जा रहे हैं। संत परंपरा का निर्वाहन करने वाले योगी बाबा जिस गोरखनाथ मठ से आते हैं, वहां से उनकी हिंदुत्ववादी वाली जो छवि है आज भी उनके विरोधियों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। आलम यह है कि यूपी में योगी मॉडल तो बिल्कुल फिट है और विश्व पटल पर योगी हिट है, और इसी के चलते योगी में देश का अगला भविष्य भी देखा जाना शुरू हो चुका है। लेकिन योगी को यूपी से उठाकर किसकी कुर्सी पर बिठाया जाएगा? क्या पीएम मोदी के रहते अमित शाह की कुर्सी खतरे में है? और योगी का प्रमोशन अगर अब नहीं तो फिर कब? इन्हीं सवालों का जवाब किसान नेता राकेश टिकैत की भविष्यवाणी में मिलते हैं। टिकैत की भविष्यवाणी से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। क्यों? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी अब नहीं तो फिर कब? किसकी कुर्सी, मोदी या शाह? टिकैत की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुजफ्फरनगर के सिसौली से आने वाले किसान नेता राकेश टिकैत, इस नाम से, इस शख्सियत से पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में देश के किसानों ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून का इस कदर विरोध किया कि ना चाहकर भी पीएम मोदी को सामने आकर कानून को निरस्त करना पड़ा। किसान आंदोलन में ये सबसे चर्चित चेहरे रहे और शायद यही कारण है कि आज जब इनकी जुबान पर योगी बाबा का नाम आया तो यूपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। न्यूज प्लेटफॉर्म पर राकेश टिकैत ने योगी का आने वाला पॉलिटिकल फ्यूचर बताया है। अब सवाल उठता है कि आखिर टिकैत की भविष्यवाणी पर इतना विश्वास क्यों? इसके पीछे की वजह इनकी सत्य होती पुरानी भविष्यवाणी। दरअसल 4 जून के नतीजों के बाद न सिर्फ दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल बल्कि अन्य विपक्षी चेहरों ने भी इस बात की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी कि भाई अब आप देखिएगा कि नतीजों के बाद योगी को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। जबकि टिकैत अपनी भविष्यवाणी पर डटे रहे कि कहीं कोई नहीं जाने वाला है। और इतना ही नहीं, उस समय जब योगी की कुर्सी खतरे में थी तभी योगी के प्रधानमंत्री बनने की टिकैत ने भविष्यवाणी भी कर डाली थी। दरअसल देखिए, राकेश टिकैत डे 1 से पीएम मोदी को राष्ट्रपति बनने और योगी के गृह मंत्री और फिर उसके बाद पीएम बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाल ही में तो देखिए, मीडिया चैनल से बकायदा बात करते हुए टिकैत ने अपनी इसी भविष्यवाणी को दोहराया था, बकायदा तारीख बताते हुए ये साफ कहा 2.5 साल बाद योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार में जाएंगे और गृह मंत्री बनेंगे और फिर इनका बुलडोजर पूरे देश में चलेगा। इससे ये डराने का काम करेंगे। अभी कोई कहीं नहीं जा रहा है। योगी को 2034 तक पीएम बनाने का प्लान है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि देखिए, टिकैत यूपी रिजल्ट पर अभी से भविष्यवाणी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। उनका यही मानना है कि अब की बार भाजपा यूपी में 140 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी, जबकि 22 के रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए। 22 के चुनाव में योगी के नेतृत्व में ही 312 सीटों पर कमल खिला था। तो पिछले चुनाव में योगी ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाए थे। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि विरोधी भी अब योगी के अंदर पीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं। लेकिन टिकैत के कहे अनुसार अगर योगी सच में पीएम से पहले गृह मंत्री बनेंगे तो फिर पार्टी के चाणक्य अमित शाह कहां नजर आएंगे? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर। नमो राघवाय। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित
पूजनीय जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी, यहाँ पधारे हुए सभी तपस्वी वरिष्ठ संतगण, ऋषिगण, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं चित्रकूट की परम पावन भूमि को पुनः प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज पूरे दिन मुझे अलग अलग मंदिरों में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिला और संतों का आशीर्वाद भी मिला है। विशेषकर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जो स्नेह मुझे मिलता है वो अभिभूत कर देता है। सभी श्रद्धेय संतगण, मुझे खुशी है कि आज इस पवित्र स्थान पर मुझे जगतगुरु जी की पुस्तकों के विवाचन का अवसर भी मिला है। अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये सभी ग्रंथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को और समृद्ध करेंगे। मैं इन पुस्तकों को जगतगुरु जी के आशीर्वाद का एक और स्वरूप मानता हूं। आप सभी को मैं इन पुस्तकों के विमोचन पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, अष्टाध्यायी भारत के भाषा विज्ञान का, भारत की बौद्धिकता का और हमारी शोध संस्कृति का हजारों साल पुराना ग्रंथ है। कैसे एक एक सूत्र में व्यापक व्याकरण को समेटा जा सकता है, कैसे भाषा को संस्कृत विज्ञान में बदला जा सकता है, महर्षि पाणिनि की हजारों वर्ष पुरानी रचना इसका प्रमाण है। आप देखेंगे दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई। नई भाषाओं ने पुरानी भाषाओं की जगह ले ली, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत समय के साथ परिष्कृत तो हुई, लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। इसका कारण संस्कृत का परिपक्व व्याकरण विज्ञान है। केवल 14 माहेश्वर सूत्रों पर टिकी यह भाषा हजारों वर्षों से शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विधाओं की जननी रही है। संस्कृत भाषा में ही ऋषियों के द्वारा वेद की ऋचाएं प्रकट हुई है। इसी भाषा में पतंजलि के द्वारा योग का विज्ञान प्रकट हुआ है। इसी भाषा में धन्वंतरी और चरक जैसे मनुष्यों ने आयुर्वेद का सार लिखा है। इसी भाषा में कृषि पराशर जैसे ग्रंथों ने कृषि को श्रम के साथ साथ शोध से जोड़ने का काम किया है।
इसी भाषा में हमें भारत भूमि के द्वारा नाट्य शास्त्र और संगीत शास्त्र का उपहार मिला है। इसी भाषा में कालिदास जैसे विद्वानों ने साहित्य के सामर्थ्य से विश्व को हैरान किया है और इसी भाषा में अंतरिक्ष विज्ञान, धनुर्वेद और युद्ध कला के ग्रंथ भी लिखे गए हैं। और ये तो मैंने केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप एक राष्ट्र के तौर पर भारत के विकास का जो भी पक्ष देखेंगे उसमें आपको संस्कृत के योगदान के दर्शन होंगे। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पर रिसर्च होती है। अभी हमने ये भी देखा है कि कैसे भारत को जानने के लिए लिथुआनिया देश की राजदूत ने भी संस्कृत भाषा सीखी। यानी संस्कृत का प्रसार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। साथियों, गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे।